चलो बात ना करो, चलो सुनो, ये चुप हो जाओ, बात करो, मेरी बात सुनो। ये पढ़ रहे थे हम पॉलिटिकल साइंस का 14वें नंबर का क्लास आज हमारा। अनुच्छेद 368 कहता है वर्णित विशेष बहुमत। अनुच्छेद 368 का प्रयोग कहाँ होगा? आर्टिकल 368 कैसे यूज होगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तुम अमेंडमेंट करना, संविधान के अंदर संशोधन करना, हेलो इधर सुन लो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तुम अमेंडमेंट करना, संशोधन करना अगर तुम संविधान के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा पता? 3 तरीके हो उसका मतलब। इसका मतलब संविधान के अंदर तो कोई चीज़ हटा रहे मतलब वो चीज़ लिखी हुई थी, आज इरिलेवेंट है, वो अप्रासंगिक, मतलब नहीं रहेगा आज के समय में उसका, उसे हटा रहे, या बाहर की कोई चीज़ उठाकर लाकर जोड़ रहे, या एक चीज़ को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रहे। संविधान में संशोधन का यही मतलब हो। समझ में आई बात? या तो यही समझना मुझे पूरा। मैंने कहा मैं क्लास की गुणवत्ता में बिल्कुल भी कमी नहीं करने का, पढ़ाऊंगा पूरा संविधान। जब तक तुम्हारा पेपर आगा ना सिविल सर्विस का, तब तक ये सारा समझा दूंगा। धीरे धीरे चलूंगा, उसमें क्लास कंप्लीट कर दूंगा इसकी पूरी। समझ गए? मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास पढ़ाने वाला हो रहा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे कहते हैं। पिछली बार मैंने उनको वीडियो बनाया था, वो इतना क्लियरिटी नहीं आती उसके अंदर। ठीक है, तो डेली शाम को भी क्लास चलेगी, सुबह को भी क्लास चलेगी, दोनों टाइम क्लास चलेगी। अब याद रखनी बात है, ठीक है? और डेली टेस्ट, एक भी टेस्ट मिस मत करो बिल्कुल भी, सारे टेस्ट दो A to Z, कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। अनुच्छेद 368 समझ में आया? तो अनुच्छेद 368 का यूज़ कैसे होगा? तो संविधान में संशोधन करने के लिए, ठीक, पूरी जब भी संविधान में संशोधन, सबसे बड़ी चीज़ हो, आए दिन इस बहस छिड़ी रहा देश के अंदर, संविधान में संशोधन कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, संविधान का अपमान कर दिया, अम्बेडकर का अपमान कर दिया, पूरे देश में ये राग हो रहा है, ये राग फैल रहा है। इसलिए कह रहा है न्यूज़ देखा करो थोड़ा। जैसे जैसे संविधान को पढ़ते चले जाओगे ना धीरे धीरे, तो न्यूज़ में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। समझ में आई बात है? तो आज हमें यही समझना कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का यूज कैसे हो, ये प्रोसेस क्या है यार, कैसे यूज हो, वैसे इसका मतलब क्या हो। तो अनुच्छेद 368 का कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होता ना, सही बात है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को मिश्रित बहुमत के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित, मिक्सचर बहुमत एक प्रकार का, मिक्सचर मेजोरिटी भी कहते हैं। अपनी भाषा में बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझ लो। तो इसका यूज कैसा होगा? अरे भाई, अगर तुम अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का यूज करना, ये हमारे पास लोकसभा होगी, ये हमारे पास राज्यसभा होगी, ये राज्यसभा होगी, ये हमारे राष्ट्रपति जी होंगे, प्रेसिडेंट, याद रहेगी बात। या लोकसभा की सदस्य संख्या 543 के आसपास मान लो, चलो। उसके बाद इसे कितना 245 के आसपास मान लो, चलो, समझाने के लिए तुम अभी, ठीक। अब क्या करोगे? अगर तुम 368 की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, तो पहले तुम्हें तो चाहिए सदन का पूर्ण बहुमत चाहिए। जब भी मैं सदन का पूर्ण बहुमत कह रहा हूं ना, इसका मतलब पूर्ण बहुमत 543 का आधा, 273 के आसपास बंदे इधर से चाहिए मुझे, इसका आधा करके निकाल लेंगे 123 के आसपास, 123 या 24 के आसपास, 123 बैठेंगे नहीं, 123 का 1 का बहुमत चाहिए। ये दोनों पक्ष में अनुच्छेद 249 की प्रक्रिया का प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर्टिकल 249 है ना, उसके अंदर क्या प्रोसेस दे रखा है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी जितने उपस्थित हुए ना, उनका 2/3, जितने उपस्थित हुए, जितने प्रेजेंस हुए, उनका 2/3 बहुमत अगर पक्ष में होगा, तभी ये अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इस्तेमाल हो। पिछले वाली क्लास में ये समझा था मैंने, सही बात है। जो 13वें नंबर की मैंने क्लास ले रखी है ना, उसमें यही समझा था अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया। तब तक पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तब तक जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आ जाता। सही बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यही खास बात हो, एक ही चीज को बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। समझ नहीं बात है? बड़े एग्जाम की यही खास बात हो, उसमें ना क्या चाहिए, सिलेबस को बार बार पढ़कर जुबान पर रट लेना, फिर लिखना भी तो पड़ेगा ना। कैसे लिखोगे? तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करके पढ़ेगा वहीं, एक ही नोट्स होना चाहिए एक ही सब्जेक्ट का। मैं देखा हूँ बच्चों को इतना बवंडर इकट्ठा कर रहा है, इसके भी नोट्स ले लो, उसके भी नोट्स ले लो, इसके भी नोट्स ले लो। सब्जी मंडी में घूम रहे हो क्या भाई? ऐसे थोड़ा एग्जाम निकला, ऐसे थोड़ा एग्जाम निकल जाएगा पूरा। एक ही सब्जेक्ट का एक ही नोट चाहिए, उसी को बार बार पढ़ना पड़ा। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो ऐसे निकला, समझ यही बात है। पता लग जाए क्या 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 करना। तो एक तो चाहिए जितने भी बंदे प्रेजेंस थे, जितने भी उपस्थित थे, उनका 2/3 चाहिए। और दूसरे नंबर पर इसे हम क्या कहते हैं, इसे स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 कहते हैं। हिंदी में कहते हैं सर अनुच्छेद 249 के तहत दी गई प्रक्रिया या वर्णित विशेष बहुमत। अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत, जो मैंने तुम्हें बताया, जितने बंदे आए थे किसी भी सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर, उनका 2/3 सदस्य निकाल लेंगे। और 2/3 सदस्य अगर उस बिल के या उस विधेयक के पक्ष में है, तो बिल पास होगा उस सदन के अंदर से, नहीं तो बिल पास नहीं होने का। फिर वो दूसरे सदन के अंदर जाने वाला होगा। दूसरा सदन को होगा राज्यसभा, वहां भी 2/3 बहुमत चाहिए मुझे। इनका सबका और सदन का पूर्ण बहुमत भी चाहिए मुझे। अनुच्छेद 368 की जो प्रक्रिया प्रोसीजर आर्टिकल 368 का, वो बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, याद रही बात है। और वो कैसे प्रोसीजर, बहुत डेंजरस प्रोसीजर। जब संविधान के अंदर, संविधान में संशोधन की बात आ गई, आज तक संविधान के अंदर टोटल मिलाकर 127 बार संविधान को छेड़ने की कोशिश की जा चुकी, ठीक है। अच्छा, जितनी बार कोशिश की जा चुकी, हर बार सफल थोड़ा ही ना हुए होंगे। अब तक उसमें से केवल 106 बार सफल हुए। तो इसका मतलब संविधान में अब तक 106 बार संशोधन हो चुका। संशोधन मतलब संशोधन कितनी बार? 127 बार।
127 विधेयक संविधान सदन के पटल पर, पूरे 3 को मिलाकर हम सदन बोल लेंगे, दोनों को मिलाकर हम सदन बोल लेंगे, सदन के पटल पर रखे जा चुके। समझ बात या कि देखो भाई हमें ये चीज़ बदलनी, लेकिन उसमें से आज तक हम 106 बार सफल हुए। 106 बार तुम्हारे काम का महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रखी। सही बात है। जो विधानसभा ना उसमें बहुत सारी धाराएं हैं, उसकी जो धारा 4 पढ़ने की कोशिश करोगे, मैंने पूरा बिल पढ़ा हुआ हो, सही बात है, कुछ गलतियाँ भी है कुछ खामियाँ भी है, ठीक। उसके अंदर ये बात है कि महिलाओं को ना आरक्षण होना चाहिए। ये बात तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी यार। जब पहली बार 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, तो लोकसभा में केवल 24 महिलाएं थी, और आज हम 2024 में खड़े हुए 52 के बाद, उसके अंदर संविधान लोकसभा के अंदर केवल 75 महिलाएं हैं आज तक, 75। तो इसका मतलब आरक्षण तो चाहिए यार, यार महिला डोमिनेट करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। सही बात है। जो लाइन मैंने बोल लेने बोलकर या महिलाओं के पक्ष में आराम से लिखी जा सके, इसलिए कह रहा है क्लास में बैठना बड़ा जरूरी है। समझ में आई बात जो मैं कह रहा हूँ? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इसका मतलब इसलिए यही चल रहा। तो हम समझेंगे कौन कौन सा, पहले ही समझना कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का यार यूज कैसे हो, कैसे प्रयोग हो, क्या करेंगे यार हम, इस कैसे यूज करेंगे। वहां से कोई बिल पास करना होगा और वहां संविधान में लिखा हुआ ये, अगर संविधान में तुम संशोधन करना चाहते हो, इस प्रोसेस से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। समझ नहीं बात है? क्या करना पड़ेगा? लोकसभा में जाओ, 273 बंदे अपने पक्ष में रखो पहले, अगर तुम्हें संविधान में संशोधन करना चाहते हो। और संविधान में संशोधन करने का मतलब, अमेंडमेंट करने का मतलब क्या हो, एक चीज को हटा देना या दूसरी चीज को उठाकर लिखना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर दूसरी चीज को लिखना, ये संविधान में संशोधन करने का मतलब हो। समझ में आई बात है? आगे चलकर समझाऊंगा। तुम अंबेडकर से भी पूछा गया था, बताओ संविधान में संशोधन क्यों रखा था हमने, संविधान में संशोधन करने का प्रावधान इसलिए रखा था ताकि आने वाले समय में, आज के समय में, आज संविधान को आज के अनुरूप ढाला जा सके। इसलिए हमने इसके अंदर ना संशोधन के प्रावधान खुले रख दिए, ओपन रख दिए। इसे जब चाहे जब बदल सकते हैं, सारे नहीं बदल सकते। अब बदलने के लिए भी अलग अलग प्रक्रिया का यूज करना पड़ता। कुछ प्रावधान को, कुछ प्रोविजन को हमने जानबूझकर कॉम्प्लेक्स, जटिल, हार्ड बनाया। क्यों बनाया? इसीलिए बनाया हमने ताकि जो हो आज, ताकि संविधान को बदला नहीं जा सके। कैसे बदल दोगे यार, इतने लंबे प्रोसेस। बीजेपी सरकार इस टाइम वर्तमान समय में गठबंधन की सरकार हो, उन्हें एक बिल पास करवाना भारी पड़ रहा है अभी, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी एक एक बिल भारी करवाना। यही, इसी चीज को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, यही है लोकतंत्र की पहचान। समझ बात है? पढ़ाई भाई हो जो आइडियोलॉजी डेवलप करती हो, जब तक तुम्हारे अंदर किसी भी विषय के प्रति, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति अगर आइडियोलॉजी डेवलप नहीं होगी, नई विचारधारा जनरेट नहीं होगी, तुमने पढ़ाई ही नहीं करी, वो पढ़ाई नहीं है, वो विकलांगता। समझ बात है? तो ऐसी पढ़ाई को पढ़ाई नहीं मानते हम। समझ क्या कह रही है, कोशिश करे जा रहे हैं। अब हमें यही समझना पता लग चुका। उसके बाद क्या करोगे? 2/3 बहुमत चाहिए, जितने बंदे आए प्रजा से, जितने बंदे, उनका 2/3 बहुमत चाहिए, जब जाकर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का यूज होगा। यस और नो? अगर कोई मामला राज्यों से भी संबंधित है, ठीक है, तो आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता हो तो 3 चीज चाहिए। जब अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया यूज करोगे तुम, पहले नंबर पर, पहले की क्या चीज चाहिए तुम? पहले नंबर पर सदन का पूर्ण बहुमत। जो सदन है ना हमारे पास, सही बात है, सदन का पूर्ण बहुमत, का पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। दूसरे नंबर पर क्या चीज चाहिए भाई? दूसरे नंबर पर चाहिए हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल, क्या क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित बहुमत। अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, ये समझाया मैंने पिछली क्लास में। तीसरे नंबर और क्या चाहिए? अगर मामला राज्यों से संबंधित है, यदि मामला राज्यों से संबंधित है, मामला राज्यों से संबंधित है, राज्यों से संबंध रखता हो, संबंध रखता हो तो आधे से अधिक राज्यों के, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की आवश्यकता, विधान, याद आएगी बात है, आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता। विधानमंडल ना करो, विधानमंडल तो बिल पास होने से पड़ेगा। आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता, अनुमोदन लिखो, अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमोदन की आवश्यकता। याद रहेगी बात है? ठीक। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 2 स्टेटमेंट दे दिया। पहला स्टेटमेंट, अनुच्छेद 368 एक प्रकार की मिश्रित, अनुच्छेद 368 एक प्रकार का मिश्रित बहुमत है। सही है बात? हाँ, मिश्रित बहुमत है, साफ तो दिखाई दे रहा। अकेले थोड़ा यूज हो रहा है, पूरा का पूरा सबको मिला के एक साथ यूज होगा। सही बात है। बहुत सारी बहुमत नहीं आएगा इसके अंदर, देखो तो 249 भी यूज होगा, इसमें ये भी यूज होगा, सदन का पूर्ण बहुमत भी इस्तेमाल होगा। याद रही बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो अंदर तो आज के सवाल बनाने की प्रकृति तेजी के साथ बदल रही, कथन कारण वाले भी सवाल पूछने लगा। अभी जब जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ना, तो मैं कथन कारण वाले सवाल भी डिस्कस करूंगा आगे जाकर। समझ बात है भाई? सिविल सर्विस का एग्जाम भी तो देना,
कितने पेपर दिन आएंगे बता? 150 दिन के आसपास, 150 दिन आएंगे ना। पेपर उठाकर वहीं लिख लो और ऐसे काटते चले जाओ। कितने आएंगे? 151 दिन आएंगे, यानी 150 के आसपास दिन आएंगे। पता लगा कैसे होगा? अब इसका यूज होगा कहाँ ये भी समझ लो। किस तरह सवाल बनने वाले। पहला पॉइंट देखो कितनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक जी, तो इस ना जो सरकार हो, वर्तमान समय की जो सरकार हो, वही तो बिल पास करेगी, वही तो सदन के पटल पर बिल रखेगी। उस बिल को पास करवाना लोकसभा के अंदर से, राज्यसभा के अंदर से, और अधिक से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता लेना भारी पड़ जा। पिछली बार बीजेपी सरकार पर जबरदस्त तरीके से आरोप लगाए, संविधान बदल देगी। राहुल गांधी ने यही मुद्दा पकड़ लिया, बस लोकसभा में उसकी सीट जबरदस्त तेजी के साथ इंक्रीज हुआ, 99 के साथ आसपास सीट है, खाली कांग्रेस पार्टी की। समझ में आई बात है? क्यों? क्योंकि सबको लग रहा था संविधान, क्योंकि जो वंचित वर्ग है ना, संविधान उनके लिए बहुत कुछ है। जितने वंचित वर्ग है, SC हुए, ST हुए, OBC हुए, उनके लिए बहुत कुछ है। सही बात है। अमित शाह ने तो बयान दे दिया, उस पर बहुत तगड़ा विवाद हो रहा है, भयंकर तरीका। उन्हें भी इस तरह बोलना नहीं चाहिए था, इस तरह का अपमान करना नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी। अपमान तो अपमान ही हो। उन्होंने कहा 7 बार अगर ऐसे करके भगवान का नाम ले लेते स्वर्ग मिल जाता। अरे भांग मूर्ख आदमी, थोड़ी बहुत ही तो अम्बेडकर किसी भगवान तो थोड़े कम है वंचितों के लिए। समझ बात है? तो देखो जाकर थोड़ा न्यूज़ देखे करो क्या चल रहा है लोकसभा का। विंटर सीजन अभी खत्म हुआ क्या? तो पिछली क्लास में मैंने तुम बताया था, अभी बता रहा हूँ। पहले नंबर पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का यूज कैसे होगा? ठीक, केवल अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया ना विशेष बहुमत के साथ इस्तेमाल होती है। अब मेरी विशेष बहुमत तुम्हें बताइए कहाँ विशेष बहुमत ही हो रहा। विशेष बहुमत एक प्रकार किया। दूसरा, अगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट हुए, हाई कोर्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हो, न्यायाधीश बोलते हैं, जज साहब बोलते हैं, CJI जिसे बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो CJI, तो जज साहब जिसे बोलते हैं ना, न्यायाधीश जिसे बोलते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए भी यूँ समझ जाओ इस 368 की प्रक्रिया का यूज़ करना पड़ा। ये बड़ी बात अपने आप में। इसका मतलब किसी भी हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान काम है नहीं। संविधान जब लिखा जा रहा था, ड्राफ्ट कमेटी जब बनाई गई थी, अंबेडकर ने इन प्रावधानों को जटिल अवस्था में डाला जानबूझकर। क्यों? ताकि न्यायपालिका को मजबूत या तटस्थ बनाया जा सके, और मजबूत बनाया जा सके। इसलिए न्यायपालिका को हमारी संविधान व्यवस्था के अंदर, जो संवैधानिक व्यवस्था हमारी, जो संसदीय व्यवस्था, उसके अंतर्गत हमने न्यायपालिका को एक सेपरेटेड या अलग स्थान दिया। क्यों दिया? जानबूझकर। यही तो एक डेमोक्रेसी की, एक मेच्योरिटी वाली डेमोक्रेसी की पहचान हो, परिपक्व लोकतंत्र की पहचान हो। समझ की बात है? इसे कहते हैं परिपक्व लोकतंत्र। अमेरिका के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है। इसके अंदर जो भी प्रोविजन डाले गए ना, वो बहुत चुन कर 3 साल लगे सर। 3 साल तक वे इसी काम को करते रहे। क्या चीज़ लिखनी, क्या चीज़ नहीं लिखनी, क्या चीज़ लिखनी थी, क्या चीज़ हटानी थी, लिखनी तो क्यों लिखनी, सबसे बेस्ट कैसे बनाया जा सके। समझे? और तो पता लग चुका। एक तो हमारे पास हाई कोर्ट हुआ, उसके बाद एक कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट हुआ। उनके जो जज होंगे, उनके जो न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश को हटाने के लिए अच्छा जी देख लो, उन्होंने न्यायालय, चलो भाई सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने कहा चलो भाई जज साहब को बदलो, ट्रांसफर जरूर कर दें इनका। यही दिक्कत हो बस, क्योंकि ट्रांसफर के लिए अलग कानून बना हुआ। सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के जज है ना, उनके न्यायाधीश, तो उन्हें हटाने के लिए पता क्या करते हैं? इसी प्रक्रिया का, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाना इतना आम बात नहीं है। सही बात है। जब अरविंद केजरीवाल को ना कटघरे में बुलाया गया था, तो जज साहब पता क्या बोल रहे थे? जज साहब की पावर देखो, उन्होंने 2 मिनट जो बोलना बोल रहा। मैडम मैं अपनी पैरवी खुद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो करनी कर, अपनी पैरवी खुद करनी कर, खुद ही कहते 2 मिनट। अब देखो जज साहब की पावर क्या है। 2 करोड़ जनता को, मुख्यमंत्री को कहा चुपचाप 2 मिनट है तेरे पास बस। ये हो जज की पावर, ये हो कानून की पावर। कहाँ से मिली पावर? यहाँ से मिली पावर, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से पावर मिली। दूसरे नंबर पर जाओ। भारत के जो कैग किसे बोलते हैं? कैग की फुल फॉर्म बता दो मुझे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका नाम। कैग को उसके पद से हटाने के लिए भी, तो कैग को हटाना। अच्छा काम क्या पता हो? कैग का काम क्या हो? सरकार कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही, उसका ऑडिट या लेखांकन करने का काम इसी का हो।
ऑडिट करने का, लेखांकन करने का काम। अच्छा तुम कौन हो? जी मैं प्रधानमंत्री हूँ। अच्छा बेटा पैसा कहाँ खर्च करा है बताओ, तुम्हें सैलरी दी गई थी, ये पैसा कहाँ लेके जा रहे हैं, चलो इसका हिसाब दो। ये तो कल को उठाकर सारा पैसा खर्च कर देंगे। इसीलिए भारत के संविधान ने बहुत अच्छा प्रावधान कर रखा है, एक पद बना रखा है कैग का, सुन लो, कैग का पद बना रखा है। ठीक है, ये नजर रखता कौन कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च करा जा रहा है, कौन कौन सी कमेटी बनाकर उसका ऑडिट करने का काम इसी चीज का हो, कैग का। और कैग के पद पर एक खुद कैग नाम का एक व्यक्ति, उस कैग नाम की संस्था पूरी की पूरी है। कैग नाम का जो व्यक्ति हो उसे हटाना अगर हो, उसके पद से हटाना हो तो हटाने के लिए भी इस प्रक्रिया का यूज करना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी तो जो कैग के पद पर बैठे हुए व्यक्ति इतने डेंजरस निकले, उसने पूरी सरकार पर आरोप लगा दिया। आजकल ही कैग के पद पर बैठे व्यक्ति भ्रष्ट मिले, सरकार की इनके साथ मिली भगत रहा, लेकिन न्यूट्रल पद था। इससे पता लगा भारत के लोगों का पैसा जा कहाँ रहा, जो टैक्स तो तुम पैसा पे करके तुम सरकार को दे रहे सारा पैसा, ये इस पैसे का कहाँ मिस यूज कर रहे, ये इसी का काम हो कैग का। तो कैग एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है, एक प्रकार की बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था और एक तटस्थ संस्था थी, जो आज अच्छे तरीके से वर्तमान समय में काम नहीं कर रही। समझ नहीं बात, याद रहे ये बात, ठीक, जो काम करना चाहिए। तो नहीं तो कभी कभी किसी जमाने में 2003 के आसपास, जब के 2002 के 1 के आसपास नारायण करके एक राष्ट्रपति थे, सरकार की नाक में दम कर दिया था उन्होंने, राष्ट्रपति ने भी और कैग ने मिलकर ऐसी रिपोर्ट निकाली, सरकार धज्जा उड़ा दी थी बिल्कुल। तो ऐसे भी कैग के पद पर व्यक्ति रहे हुए, तो इन अगर हटाना हो तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरे नंबर बताओ और कौन होगा तीसरे नंबर पर? चुनाव आयुक्त होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये कौन भाई? ये भैया ये चुनाव आयोग हो ना, भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन है देश का। उस इलेक्शन कमीशन के पद पर त्रिस्तरीय संस्था हुआ, त्रिस्तरीय संस्था, उसके पद पर एक व्यक्ति मुख्य, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, सही बात, भारतीय निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। उसके पद पर एक व्यक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग बना रखा है, उस आयोग का एक अध्यक्ष होगा, जो अध्यक्ष होगा उसी का नाम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सही बात है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा ना, भारतीय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष जो होगा उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोल लेंगे। और ये भी एक प्रकार की न्यूट्रल संस्था, सबसे बड़ी संस्था है भारत के लोगों के। अभी दिल्ली के अंदर था ना, अभी आजकल चुनाव होने वाला ना, दिल्ली के अंदर था 11,000 लोगों के वोटर लिस्ट का नाम काट दिए बीजेपी की सरकार ने। दिल्ली की सरकार जो केजरीवाल की सरकार इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई, ये देखो क्या है डेटा, कैसे काट दिया उन्होंने, देखो कैसे डेटा काट दिया। व्यक्ति 40 साल से ही रह रहा, क्योंकि वे व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं देने के, ये मैंने कह रहा हूँ उनकी सरकार का आरोप है। सही बात है, तो सारा काम देखने का जी का हो, इसको अगर हटाना हो तो इससे भी इसी प्रक्रिया के साथ हटाया जा सका। अब इनकी जो नियुक्ति करने का मामला, उसमें भी दिक्कत घालमेल होगा, उसमें दिक्कत ये होगी, उसमें प्रधानमंत्री को डोमिनेट कर दिया, एक व्यक्ति मंत्री बीजेपी का ही होगा, तो ये जो व्यक्ति जो पद भी ना, ये भी न्यूट्रल नहीं रहा। इसलिए सरकार पर आरोप लगाया जा, वर्तमान समय की सरकार के अंदर जितनी भी संस्थाएं थी ना, सारी की सारी जो तटस्थता था हटती चली गई और वे अच्छी तरह काम नहीं कर रही। सही में आज वर्तमान समय की संस्थाएं जो एक तोते का पिंजरा बनकर रहेगी, वे वही करेंगे जिसको बुलवाया जाएगा। सही बात है, वो चाबुक वाला जो शेर हो ना, चाबुक वाला शेर हो, ठीक, वही करेगा जिसको कहा जाएगा। इसी तरह से ट्रेंड कर दिया गया। और ये संस्थाएं अगर काम नहीं करने की तो फिर तो करप्शन सीमा पार कर जाएगा। समझ नहीं बात है, यही कारण है। समझ नहीं बात है। तो चुनाव आयोग भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अगर हटाना हो, देखो हटाना हो कैसे प्रावधान कर रखा है, कैसे बोले। ऐसे ही बताओ, अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी हो, राष्ट्रीय आपातकाल, अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी हो है, हाँ, तो अनुच्छेद मैंने कहा ना, अनुच्छेद कौन बताओ, राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगा? 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा। अच्छा वित्तीय आपातकाल बताओ कौन से तहत लगाया जा? राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। तीनों याद करवाए थे मैंने तुम, मैं कह रहा हूँ तुम्हें बताओ, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेगा। 352 का प्रयोग करने के लिए भी यूँ समझ जाओ, इसी के तहत अनुच्छेद 368 के अंदर जो प्रक्रिया बता रखी है ये वाली, इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब जाकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सके। तो फिर इंदिरा गांधी ने कैसे लगा दिया था? उसके पास बहुमत था, धाकड़ वाला बहुमत। समझ बात यार, ठीक। इंदिरा गांधी थी भाई। 5वें नंबर पर चले जाओ। इंदिरा गांधी ने सबको जितने दूसरी पार्टी के बंदे थे ना, सबको जेल में भेजा। ये भी फालतू बोल रहा था मीडिया के सामने का, इस हटाओ से अंदर करो। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं तुम, अगर हमें नई विधान मंडल का या विधान परिषद का गठन करना हो, विधान मंडल द्वारा विधान परिषद के निर्माण, अगर विधान परिषद बनानी हो, विधान परिषद, अच्छा ना बताओ विधान परिषद कितने राज्यों में इस टाइम?
स्टेट काउंसिल कितने राज्यों में? 6। अगर हमें विधान परिषद बनानी हो ना, 7वें राज्य में मुझे चलो उत्तराखंड के अंदर एक विधान परिषद बनानी, द्विसदनीय संस्था बनाना। हमारे यहाँ उत्तराखंड का जो सदन है वो द्विसदनीय बनाना। एक तो वहाँ विधानसभा होगी और विधानसभा के साथ साथ 70 बंदों के साथ साथ चलो 30-35 बंदों की यार एक विधान परिषद बना दो और उसका मुझे अध्यक्ष बना दो। सही बात है। तो अगर विधान परिषद मुझे बनानी हो ना तो मुझे तब भी अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे बाप के घर में नहीं बनती विधान परिषद। समझ में आ गया ना बात? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? तो विधान परिषद अभी दिल्ली के अंदर तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों हटाने की बात चल रही। तो मुख्यमंत्री ने आने का फिर पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अंडर में चला जाएगा। वैसे उनके हाथ तो काटे दिए उन्होंने, पूरे के पूरे नए नए बिल पास करके, उन्हें काम ही नहीं करने देते। ठीक है, मैंने यूपी के स्कूल देखे, इतने भद्दे स्कूल, इतने भद्दे स्कूल, बहुत बुरे स्कूल। कल मैं देखा यूपी के स्कूल, इतने भद्दे स्कूल, इतने भद्दे स्कूल, बहुत भद्दे स्कूल। लेकिन अगर तुम्हें देखना हो ना, तुम दिल्ली गए, इस बार सेंटर दिल्ली डालना और दिल्ली के स्कूल देखो तुम, क्या स्कूल, आलीशान स्कूल। कैसा था दिल्ली जिस स्कूल में? तुम्हारे यहाँ सरकारी स्कूल के जैसा था? देख लो, डीपीएस भी फेल हो जा, वो डीपीएस सरकारी वहां से। स्कूल अच्छे होने चाहिए यार, समझे? इतनी बात बताओ, समझ ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कर एक, अगर विधान परिषद का गठन करना हो, सुनो सुनो, विधान परिषद को समाप्त करना हो, क्या करना हो? विधान परिषद को समाप्त करना हो या निर्माण करना हो, बनाना हो? या तो विधान परिषद को बनाना हो या विधान परिषद को समाप्त करना हो। तो विधान परिषद और विधान परिषद को समाप्त करना हो और विधान परिषद का निर्माण करना हो, तो उसी के लिए भी ये समझ जाओ अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया यूज होगी। लेकिन इस संविधान संशोधन की कैटेगरी बनाने का मैं अब भी कह रहा हूं, भारत के संविधान के अंदर अब तक 106 बार संशोधन हो चुका, 106 बार अमेंडमेंट हो चुका संविधान के अंदर। 106वें नंबर पर जो हुआ ना, 2023 में पास हुआ हो, उसका नाम है महिला आरक्षण विधेयक। अभी पास नहीं हुआ, कानून नहीं बना अभी। तो नहीं बात, या उन्होंने कहा 2000, गजब कर दियो बे। एक समझ गए? सवाल ये भी पूछा जाएगा तुमसे, 127 बार अब तक संविधान के पटल पर संविधान को बदलने की कोशिश की जा चुकी। जब से देश आजाद हुआ हमारा, उसमें हम तक 106 बार सफल हुए हम। समझ गए? 105वें नंबर का संविधान संशोधन बताओ, 105वें नंबर का क्या था? 104 बता दो चलो। 107 का, 104 का नंबर, 103 क्या था? 102 क्या था? 101 क्या था? पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, 5-6 तो पक्का बताओ। 101 याद आ गया सब तक? 101 बार जीएसटी, ठीक है, ये सारे पढ़े जाएंगे तुम्हें। अच्छा ये बताओ मैंने क्या कहा तुम्हें, दोबारा फिर सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। 106वें नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक है ना, उसका नाम महिला आरक्षण विधेयक। सही बात है। जो वुमेन है ना, रिजर्वेशन, उसका बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल एक्ट तब बन जाएगा जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा फिर? ये क्या बन जाएगा? बिल नहीं, एक्ट बन जाएगा। एक्ट का मतलब अधिनियम, कानून, लो बन जाएगा। लो हाई नहीं, लो बन जाएगा ना। लो मतलब नियम, अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। यार कैसे बनेगा? जब सरकार ना मतलब राष्ट्रपति साइन कर देंगे। कौन से नंबर का? 106वें नंबर का। पता क्या कर रहे हम ना, महिलाओं के लिए लोकसभा के अंदर भी और राज्य की विधानसभाओं के अंदर भी ना महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं और उसकी सीमा को 33% करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। समझ गए? 33%, 50% कर दो ना यार। अरे 100% कर दो, छोड़ दो, देखे जाएगा जो होगा। 100% ऐसे कितने चाहिए? 100% कर देने चाहिए महिलाओं के, मतलब 543 महिला बैठनी चाहिए लोकसभा के। अच्छा फिर तो झाड़ू तो छेदते ही सारी महिलाएं पुरुषों को। 50% बहुत है मेरे हिसाब से, 50% होना चाहिए। 50% ले आओ महिलाएं। समझ गए? ध्यान दो, अगर विधान परिषद का मुझे गठन करना हो, स्टेट काउंसिल बनानी हो मुझे, तो मुझे यूं बताओ उस विधान संशोधन की कैटेगरी में आगा नहीं आगा? नहीं आने का।
अगर मुझे नई विधान परिषद का गठन करना हो ना, तो ये समझ जाओ, या समाप्त करनी हो, तो भी संविधान संशोधन की कैटेगरी में, अमेंडमेंट की कैटेगरी में काउंट नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? मैंने कह दूंगा चलो नई एक विधान परिषद बनाई उत्तराखंड के अंदर, 107वां संविधान संशोधन विधेयक, 107वां संविधान संशोधन होगा, ऐसा नहीं कहने का ना। एक तो संविधान संशोधन विधेयक और एक संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन हुआ अब तक 106 बार, 106 कहते नहीं, ये 106वां संविधान संशोधन हो चुका है, समझ गए। और जरूरी है सारे पास भी हो, ये भी बात याद रखनी। 127 बार हमने कोशिश कर ली, माथा मार लिया। कितनी बार? 127-28 बार हमने माथा मार लिया, याद रखना बात। यार माथा मारने में समझ रहे ना, मतलब कोशिश कर ली, तो उससे पता क्या बोल लेंगे? 127वां संविधान संशोधन विधेयक। क्या बोल लेंगे? 128वां संविधान संशोधन विधेयक। तो अब तक 127, 28, 29 के आसपास रखे जा चुके, 29 के आसपास रखे जा चुके, विंटर सीजन तक बता रहा हूँ। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब मैंने एक क्वेश्चन लिखवा रखा नोट्स के अंदर, बहुमत किसे कहते हैं, मेजोरिटी क्या हो या कितने प्रकार की हो, इसे विस्तार करना, एक्सप्लेन करना, समझाना सर, ये सर नो। एक सवाल ये भी याद देखो, ये पीसीएस में रखा था सवाल, अनुच्छेद 368 पर टिप्पणी लिखनी। अब अनुच्छेद 368 की जो प्रक्रिया ना, पूरा प्रोसीजर, टिप्पणी लिखना मतलब कमेंट करना, राइट द कमेंट आर्टिकल 368। अब इस पर कमेंट करने के लिए मुझे 50-100 शब्द निकालने, 50-100 शब्द, 50 वर्ड यानी 5 लाइन के आसपास बच्चा आराम से लिख देगा, बड़े प्यार के साथ। यस और नो? अच्छा नो बताओ, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का यूज, हेलो, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का यूज जो राज्य ही भी कर सके, राज्य ये करेंगे। राज्य सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है, इसकी शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है, वो भी संसद के पास। संसद कौन सी? केंद्र की संसद के पास, केंद्र का जो सदन है। चले, अब देखो कुछ बातें बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें, इन ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। संविधान में संशोधन का मतलब बताओ क्या हो? बताओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम अमेंडमेंट करना, इसका मतलब क्या हो? अच्छा, अब मैं बोर्ड पे एक बात लिखने जा रहा हूं। पहली बात ध्यान से सुन लेना, बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना। बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना। यार भारत की बाउंड्री के अंदर ना मुझे नेपाल को मिलाना, कैसे मिलाऊं यार बताओ? मिलाने के लिए ना तो मुझे वहां सामान्य बहुमत लगेगी, और जहाँ सामान्य तो बाहर की चीज को उठाएगा, मैं भारत में नहीं लिख रहा है, तो संविधान में संशोधन तो ये हो गया। ये संविधान में संशोधन जरूर कहलाएगा, यहाँ अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं होगी, या सामान्य बहुमत इस्तेमाल होगा। तो जहाँ जहाँ सामान्य बहुमत इस्तेमाल होगा ना, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। ये कई बार पेपर में पूछा जा, तुमसे पूछेगा बताओ, अगर जो मुझे सिक्किम नहीं, भूटान को भारत का हिस्सा बनाना, कल को मुझे किसी बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल करना, तो एक संविधान में नया राज्य का नाम तो लिख ही रहे, फिर वो उसमें इसमें नहीं ऐड कर दे रहे, तो संविधान में संशोधन तो हुआ। हाँ सर संशोधन तो हुआ, लेकिन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं होने की। सही बात। हाँ, जब अपने क्षेत्र को तुम दूसरे को सौंप रहे हो, जब दूसरे का ले रहे हो तो आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बट रहे हैं ना, ले धन बट रहा है। जब अपना क्षेत्र सौंपना हो दूसरों को, तब अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? याद रखना बात है, अपना क्षेत्र क्यों देते हम, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को क्यों देते, तो पता क्या होगा? संसद में बहस छिड़ेगी, और वहाँ कौन सी प्रक्रिया का यूज होगा? अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का। बात समझ रहे हैं ना? तो कितने हमारे संविधान निर्माता कितने डेंजरस व्यक्ति थे, उन्होंने वही रीति अपनाई। पहले अपने आप को तो ध्यान में रखा ही, और क्या मैं अपना घर बार सबको लुटा देने जाएगा? ये सर नो? चले, दूसरी बात, यहां कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल हुई? सामान्य बहुमत, साधारण बहुमत, 50% +1 मेजोरिटी। नए राज्य का गठन करना हो, नए राज्य का गठन तो नए राज्य के गठन के लिए भी ये समझ जाओ, वहां भी सामान्य बहुमत ही इस्तेमाल होगी। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, राज्य की सीमा में परिवर्तन, यार उत्तराखंड है ना यार, तो हरिद्वार तक, उसके बाद तो सहारनपुर स्टार्ट हो जा यार, सहारनपुर को भी उत्तराखंड में शामिल कर लो। अच्छा, राज्य की सीमाओं में बदलाव कर रहे, क्या करोगे? वहाँ लोकसभा में जाना पड़ेगा,
राज्यसभा में जाना पड़ेगा, सामान्य बहुमत से सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाकर सहारनपुर को भी यहाँ का हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन वो संविधान में संशोधन की कैटेगरी में आने का ही नहीं। क्यों नहीं आने का पता लग चुका है। संविधान में साफ साफ लिख रखा है, सुनमुख लिख रखा है। सुनमुख कैसे लिख रखा है, बात समझ में आई बात यार। हाँ, अगर मैंने कहा राज्य की सीमा में बदलाव करना हो, नए राज्य का गठन करना हो, बाहरी प्रदेश को भारत के क्षेत्र में शामिल करना हो, सामान्य बहुमत का इस्तेमाल होगा और संविधान संशोधन की कैटेगरी से बाहर रखा गया। संविधान में संशोधन तो कहलागा, लेकिन ऐसे नहीं कहने का ये 105वें नंबर का संविधान संशोधन होगा, 104वें नंबर का संविधान संशोधन होगा, ऐसे नहीं कहलेगा। हाँ, संविधान में संशोधन है, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं होगी, यहाँ सामान्य बहुमत से काम चल जाएगा। सामान्य बहुमत इट्स इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, व्हाट इज द सिंपल मेजोरिटी, प्लीज एक्सप्लेन। 50% प्लस 1 मेजोरिटी। चौथे नंबर पर चले जाओ, राज्य का नाम बदलना करना हो, राज्य के नाम में बदलाव करना हो। यार उत्तराखंड का नाम ना उत्तरांचल करना चाह रहे दोबारा। पहले उत्तरांचल था नहीं, 2006 में जाकर है 7 में 1 जनवरी 2007 को नाम चेंज कर दिया गया। राज्य का नाम बदलना हो तो क्या करना होगा बताओ। राज्य का नाम बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, राज्य का नाम बदलना करने के लिए सामान्य बहुमत का इस्तेमाल करना होगा। वहाँ अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं होगी। विधान परिषद का गठन करना हो, विधान परिषद को समाप्त करना हो। 5वें नंबर का ऊपर बताया था मैंने तुम्हें, विधान परिषद अच्छा नहीं बता विधान परिषद क्या हो, विधान परिषद क्या हो बताइए करें। विधान परिषद क्या हो, विधान परिषद का गठन या काम क्या हो विधान परिषद का, जिस तरह केंद्र के अंदर राज्यसभा है ना, इसी तरह राज्यों के अंदर विधान परिषद बना रखी, पढ़े लिखे लोगों का सदन हो, बुद्धिजीवी वर्ग का सदन। सही बात यार, जो उस राज्य के लिए अच्छा काम कर सकता है। क्या तुम मुझे 5-6 राज्यों के नाम बता सको जहां विधान परिषद है? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश होगा, तेलंगाना हो गया। आंध्र कहाँ, तेलंगाना के अंदर विधान परिषद है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर विधान परिषद नहीं है। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन, एक बात बताओ तो देखो, संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन अगर उसके अंदर बदलाव करना हो ना, संघ शासित प्रदेश कितने माने? 8 मतलब यूनियन टेरिटरीज की कितनी माने? 8। अब यूनियन टेरिटरीज की बात करता क्या खास बात हो, इन संघ शासित प्रदेशों की ये खास बात हो कि इनके अंदर का प्रशासन करना हो तो वहाँ भी हम सामान्य बहुमत का इस्तेमाल कर सके, कोई भी बिल पास करवा सके। दिल्ली के अंदर ये तो सत्यानाश कराया ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, सारा प्रशासन मुख्यमंत्री चला रहे थे वहाँ की, उनकी पावर छीन ली, साधारण बहुमत चाहिए था, आराम से बिल पास कर दिया। बिल को चैलेंज करा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत, संघीय ढांचे पर प्रहार है। ठीक है, इन्होंने पता क्या करा, ऑर्डिनेंस लेकर है, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, अनुच्छेद 133 के साथ अध्यादेश ला सका ना, राष्ट्रपति को यार साइन करिए ये बिल बन गए। जब सत्र नहीं चल रहा ना तब बिल बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं बिल। ये बड़े बदतमीज आदमी है। सही बात है, सुप्रीम कोर्ट तक की बात नहीं मानते, समझ नहीं बात है। अब फिर दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा था, फिर सुप्रीम कोर्ट फिर जुर्माना लगा था कहने पर कि न्यायिक अवमानना आया। वो न्यायिक अवमानना पेपर में था, क्या हो न्यायिक अवमानना, जुडिशियल रिव्यू क्या हो, एक हो जुडिशियल रिव्यू, एक हो न्यायिक अवमानना, दोनों अलग अलग चीज़ें, याद रही। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लो, ये इतना हिस्सा अनुच्छेद 4 में भी आप, अनुच्छेद 4 का हिस्सा, आर्टिकल 4 का हिस्सा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा पढ़ोगे? 4, ये उसका हिस्सा। बाहरी प्रदेश को राज्य क्षेत्र में शामिल करना हो, जब भारतीय संविधान का मैं भाग 1 पढ़ाऊंगा ना तुम, तो तब बताऊंगा तुम कि अनुच्छेद 4 का हिस्सा नए राज्य का गठन करना हो, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, राज्य का नाम बदलना हो, है ना।
उसके बाद हमारे पास विधान परिषद का गठन करना हो, उसका गठन समाप्त होगा यहाँ से। विधान परिषद का गठन करना हो, उसे समाप्त करना हो, तो ये अनुच्छेद बता कौन से अंतर्गत है? आर्टिकल हमारे पास 169 ऐसे करके लिखा जाना चाहिए। यस और नो? और यहाँ कौन सा बहुमत इस्तेमाल हो? विधान परिषद का गठन करना हो, विधान परिषद का निर्माण करना हो, यहाँ सामान्य बहुमत नहीं इस्तेमाल होने का, यहाँ 2/3 बहुमत इस्तेमाल हो। सामान्य बहुमत इन पर इस्तेमाल होगा ऊपर लेवल पर, जहाँ आर्टिकल 4 है यहाँ सामान्य बहुमत इस्तेमाल होगा। यहाँ विधान परिषद का गठन करना हो 2/3 बहुमत, यहाँ 2/3 बहुमत इस्तेमाल होगा। याद रखनी बात है, सवाल पूछा जाएगा तुमसे कि विधान परिषद का गठन करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी नहीं। हाँ, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी यहाँ विधान परिषद का गठन करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, संशासित प्रदेशों को गठन करने के लिए। जैसे यहाँ सामान्य बहुमत बताया था मैंने थोड़ी देर पहले भी, सामान्य बहुमत नहीं है, यही बहुमत इस्तेमाल हो। अब पिछली बार लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उनके पास स्पेशल मेजोरिटी थी, उसकी बीजेपी की सरकार के अंदर, तो जो चाहो बिल पास कर लेते। इस बार मेजोरिटी नहीं है उनके अंदर, तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जा। इस बार तो एक बिल पास करवा रहे थे, कौन सा कुछ दिन पहले एक बिल पास हो रहा था संसद के अंदर, बीजेपी के 20 सांसद ही नहीं आए, बीजेपी के कुछ सांसद साथ नहीं दे रहे, 20 सांसद ही नहीं आए उनकी पार्टी के उस बिल पर साइन करने के लिए, आए ही नहीं। कह रहे बुखार हो रहा है वो, तो समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, एक बार ना इन तो पूछा था अम्बेडकर जी से कि बताओ संविधान में संशोधन का क्या मतलब हो, तो उन्होंने साफ साफ उत्तर दिया था संविधान में संशोधन का क्या अर्थ हो। उन्होंने साफ साफ बताया था एक बार अम्बेडकर जी ने, यह 17 सितंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं बताई थी ये बात। अगर तुम संविधान सभा की बात पढ़ोगे, वो पढ़ोगे ना, संविधान सभा की बहस पढ़ोगे, संविधान सभा में जब बहस चल रही थी, उन्होंने 17 सितंबर 1949 को, मैंने नोट में लिखा रखा ना सभी, यह बात उन्होंने साफ खुद ही बताई थी कि संविधान में संशोधन का मतलब क्या हो। ठीक है, उन्होंने कहा संविधान में संशोधन के 3 तरीके, मैंने कहा कुछ है भी बताओ तो। ठीक है, तो तीनों तरीके मैंने तो बताया था तुम्हें। पहला, संविधान के अंदर एक स्थान से एक बात को हटा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना, संविधान के अंदर तो रिमूव कर देना उस चीज़ को, या संविधान के अंदर ऐड कर देना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर देना उस चीज़ को। ये सर नो, ये हो संविधान में संशोधन के कितने तरीके बताए थे उन्होंने? 3 तरीके। उसने ये भी कहा था कि जो साधारण, सुन लो जो साधारण विधेयक हो ना, साधारण बहुमत हो, साधारण बहुमत के द्वारा जो भी संविधान में संशोधन करे जाएंगे, जहां 50% +1 की मेजोरिटी लगेगी, वो संविधान संशोधन की कैटेगरी में आनेगा ही नहीं। समझ बात यार, अम्बेडकर ने कहा था, मैं नहीं कह रहा है वो। ठीक है, कितनी अच्छी बात है बताओ। ठीक, अब हम वहां चल रहे जहां विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता हो। तो कुछ जटिल प्रावधान जहाँ विशेष बहुमत तो लगेगी और वहाँ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। कई बार पेपर में सवाल पूछ रखे, कई बार, और इसे भी समझ लेते हैं। सवाल बताऊंगा फिर कैसे पूछता, कहाँ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए। अगर आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन नहीं होगा ना तो बिल पास ही नहीं होने का। क्या क्या चाहिए बताओ, मैंने कहा तुम्हें, एक तो चाहिए हमारे पास विशेष बहुमत। ऐसे कौन कौन से बिल विशेष, एक तो विशेष बहुमत चाहिए, प्लस और बताओ क्या चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का विधानमंडल की आवश्यकता, आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता। पहला पॉइंट बताओ, आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता। कौन कौन सा? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। एक बात बताओ मुझे, कल को मुझे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो पता ना तुम्हें, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो। अगर राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर मुझे शामिल करना कि जितने भी हमारे पास ये प्रधान ये कल को वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, मुझे संशोधन करना संविधान में, कर नहीं सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? राष्ट्रपति का चुनाव बताओ कैसे कैसे हो। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करा? जितने भी MLA हो सारे पार्टिसिपेट करेंगे नहीं?
निर्वाचित एमएलए, मनोनीत नहीं है, निर्वाचित एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करने का मतलब भागीदारी होगी इनकी, ये सर नो, ये भाग लेंगे, ये वोट डाल लेंगे। अब जितने भी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हुए वोट डाल लेंगे। मैं चाह रहा ये गाँव के जो प्रधान है ना यार, नगर निगम के ये भी वोट डाल रहा, मैं चाह रहा ऐसा संशोधन करना चाह रहा, इससे बढ़िया क्या बात है, मेरा मुँह ऐसा। तो इसका मतलब है जो राष्ट्रपति है ना उसका जो निर्वाचक मंडल है, सही बात है, उस जो निर्वाचक जो उसका इलेक्शन जोन है ना, उसका इलेक्ट जोन उसका यानी निर्वाचक मंडल है जो उसका, उसने में चेंज करना चाह रहा, उसे बदलाव करना चाह रहा। तो बदलाव करना ये चाह रहा, एक बात लिखना चाह रहा कि आज के बाद गाँव के प्रधान भी वोट डाल लगे सबके, ठीक, मैं ऐसे चाह रहा, बदल नहीं सकता। इसके लिए मैं पता क्या करना पड़ेगा, इसके मुझे करना पड़ेगा पहले तो विशेष बहुमत चाहिए। और जब भी विशेष बहुमत क्या है ना, तो विशेष बहुमत का मतलब वो 2/3 बहुमत, कितना, सदन का पूर्ण बहुमत चाहिए, 2/3 बहुत चाहिए, जितने बंदे आए उनका 2/3 चाहिए। अच्छा, आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता, तो बस 2/3 बंदे समझ लो, और ये समझ लो आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता, ये मतलब हो। अगर ये बात है, फिट होगी बात, तो वो बिल पास होगा, नहीं तो होता नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बदलना चाह रहे हो तो अगर तुम, पहला राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का, ओहो, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अगर चेंज करना हो। दूसरे नंबर बताओ, और दूसरे नंबर पर अगर राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि चेंज करनी, यही मतलब इसका, ठीक है, निर्वाचक मंडल चेंज करना और विधि भी चेंज करनी, तथा विधि। अच्छा एक बार बताऊं तुम, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एक बार बदला जा चुका, तब हमने पांडिचेरी है ना, जो पांडिचेरी की जो विधानसभा, उस विधानसभा का हमने उसको ऐड करा, क्योंकि वो तो एक प्रकार तो उसमें हुआ ना, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में हुआ ना, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में हुआ, उसको फिर हमने शामिल करा कि ये जो वहाँ के विधायक है ना, ये विधायक भी वोट डाल लेंगे जब राष्ट्रपति के चुनाव में। तब हमने संविधान में संशोधन होगा, 70वां संविधान संशोधन करा था 1992 में, 1992 में, याद रहेगी बात है। जब सेबी बनी थी, सेबी जानते हो क्या हुआ था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में क्या नाम बताओ उसका, सेबी का, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, एक्सचेंज विनिमय बोर्ड है। चलो उसके बाद बताओ, संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां चेंज करनी हो, संघ सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, ठीक। अगर इन्हें बदलाव कर, इसका मतलब क्या हो भाई, हम चाह रहे सर जो ये बताओ मुझे, चलो अगर मुझे बताओ, अगर पूरे देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां इन्हें रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, ये कौन सी लिस्ट में होगा, संघ सूची में होगा, राज्य सूची में होगा, या केंद्र सूची में होगा, जितनी भी सर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां देश की, IITs संघ सूची में आगे, मैं चाह रहा हूँ इस राज्य सूची में चले जाए सारी। अब बताओ क्या करोगे, बदलाव चाहना चाह रहा नहीं मैं, किसकी शक्ति में बदलाव करना चाह रहा, तो बताओ, उनकी शक्ति छीन कर नहीं दे रहा राज्यों को, बदलाव करना चाह रहा है, तो बदलाव करने के लिए मुझे ये प्रक्रिया इस्तेमाल करनी पड़ेगी, विशेष बहुमत चाहिए मुझे। अगर देखो मैं लोकसभा में जो बैठे हुए बंदे ना यार, मैं मेरे पक्ष में वोट डाल लो, 2/3 बंदे मेरे पक्ष में वोट डाल लो, मैं जो चाह रहा हूँ, आधे से अधिक राज्य चाहिए मुझे, 28 राज्य ना, 14-15 राज्य मेरे पक्ष में होने चाहिए, जब जाकर उनकी विधानसभा तो बिल पास होगा और वहां भी बहस चलेगी, समझ गए, यस और नो। तीसरे नंबर बताओ, अगर राज्य सरकार की शक्तियां चेंज कर, राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। चौथे नंबर पर जाओ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट की शक्तियां चेंज करनी हो, ये देखो मालिक, जो 7th शेड्यूल है वो बदलना चाह रहे हैं, 7वीं सूची बदलना चाह रहे हैं, 8वें नंबर बताओ, और बताओ, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर मुझे, यूनियन टेरिटरी के अंदर, संघ शासित प्रदेशों के अंदर अगर मुझे क्या बनाना हो, हाई कोर्ट बनाना हो, अभी तक हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट काम कर रहे हैं,
समझ बात है, दो राज्यों का एक हाई कोर्ट ही काम कर रहा है। बता दूँ, पंजाब का चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट, समझ बात है। और भी है बहुत सारे क्षेत्र है। 9वें नंबर पर 7वें नंबर पर। और बताओ, अनुच्छेद 368 में खुद बदलाव करना हो, अनुच्छेद 368 में बदलाव करना हो। अनुच्छेद 368 है ना, हम क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने ठाकर अनुच्छेद 368 को बदल दिया। नुगारी में दंगी क्या कर हम 368 को पहले ही बदल तो अनुच्छेद 368 पता क्या कह रहा है, नुगारा इस संविधान में यो करो, उसका यो करो, इसका यो करो, उसका यो करो, इसका यो करो। इंदिरा गांधी नुगारी था पहले से बदल उन्हें 368 को बदल दिया ठाकर। देख कहीं मैंने बताया था है ना, आगे बताऊंगा। उन्होंने अनुच्छेद 368 को बदल दिया, तो अनुच्छेद 368 को खुद भी बदलना हो तो इसी प्रक्रिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, संसद के अंदर राज्यसभा कितनी सीट है? मैं चाह रहा 245 से बढ़ाकर ना 300 कर दीजिए कम से कम। तो बताओ, संसद के अंदर अगर राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना हो, ठीक है, चाहे लोकसभा की सीट बढ़ाई जा, लोकसभा की सीट बढ़ाई जा, सदन के अंदर लोकसभा की सीट बढ़ाओ चाहे राज्यसभा की सीट बढ़ाओ, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना हो तो इसके लिए भी मुझे इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो ऊपर बताइए। विशेष बहुमत चाहिए, आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता। और इसी चीज को हम संघीय ढांचे से जोड़कर देखते हैं। यही हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, जहां केंद्र और राज्य के पास दोनों की बराबर की शक्तियां होगी, राज्य और केंद्र को साथ साथ में लेकर चलेंगे। आजकल एक नई अवधारणा समझ में आई, उसे हम सहकारी संघवाद के नाम से जानते हैं, को फेडरलिज्म। एक को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सुनो, ये लिखा रखा है मैंने, देखो थियोरेटिकल में लिखा रखा है ना, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। अगर संविधान में बदलाव करना चाहते हो, हेलो, संविधान में बदलाव करना चाहते हो, हाँ सर बदलाव तो करना चाहते हैं, 4-5 पॉइंट याद रखने मुझे। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मेंस में लिखने में काम आ गए हैं। सही बात है, क्योंकि हम जहां जहां संविधान में संशोधन करना, विशेष बहुमत के साथ साथ अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। और यही बात, अगर आधे से अधिक राज्यों का संशोधन मुझे समर्थन चाहिए मुझे, यही बात, ये सारी जो पॉइंट लिखवाए 5-6-7 पॉइंट लिखवाए, ये 5-6 की 5-6 लाइन, और ये इनसे ये पता लगता हमारे संविधान के अंदर कहीं ना कहीं संघवाद की अवधारणा जो वो है, और हमें राज्यों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हमारे यहाँ इन 4-5 पॉइंट से लिखन मिल रहा, समझ नहीं बात यार, ठीक है। संघवाद को कितना बढ़ावा दिया गया, सारे पॉइंट संघवाद को बढ़ावा देते हैं, और सरकारें ने नकार नहीं सकती। इसलिए आए दिन लोकसभा में बहस, राज्यसभा में बहस, सड़कों पर बहस, माइक पर बहस, जहां देखो बहस बहस चल रही, फेडरलिज्म कमजोर हो रहा है। उनसे पूछा, बताओ सरकार क्या करना चाह रही, अम्बेडकर के बारे में क्या करना चाह रही है? उसने कहा सरकार ये सब चीजें करके, जो अभी कुछ एक बिल में बहस चल रही थी, कौन सा बिल था, 2-4 दिन पहले चल रही थी बहस, वन नेशन वन इलेक्शन, वो पास ही नहीं हो पाया। मुझे पहले पता था, 269 वोट पड़े उसके, और 362 के आसपास चाहिए वोट वन नेशन वन इलेक्शन के आसपास, तो 2/3 बहुमत चाहिए। अरे 543 का 2/3 निकाल लो, चलो 543 से नहीं हो, 545 मान लो सर, अच्छा 9 और 5 14, 5-4 9 9 3 12, चलो 2/3 निकाल लो उसका, देखो निकाल लो। 3 एकम 3 अट्ठे कितना बैठा, 3 एकम 3 गुणा करो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 का 6, 2 एकम 2, 2 एक 3, कहा था ना मैंने 362, तो 362 बंदे, और सरकार के जो पक्ष में वोट पड़े केवल 269 वोट पड़े वन नेशन वन इलेक्शन पर, और 273 पड़ जाते हैं पूर्ण बहुमत पर, तो बहस करने का अधिकार मिल जाता, उसको बहस भी नहीं हुई है, समझ गए? तो वन नेशन वन इलेक्शन वही फलोप हो गया। तो फिर सरकार पता क्या करी, अब जब हम जेपीसी बनाएंगे, एक इन्होंने क्या यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति, उसमें कहा इसमें कौन होगा, कुछ जो विपक्ष वाले बैठे यार, उनमें तो 2-4 को बुला लो यार, ये जो विपक्ष वाले बैठे हैं इनमें 2-4 लोगों को बुला लो, प्रधानमंत्री जी साथ में बैठ जाएंगे यार, एक जो जज साहब है ना, एक जज को बैठा दो जो रिटायर हो चुका यार, डीवाई चंद्रचूड़ को बैठा दो यार, सही बात है, अभी रिटायर तो हुए थे, मोदी जी घर नहीं गए थे क्या तो यही बात सेटिंग हो रखी हो, चलो आ जाओ बैठा दो, बनाओ कमेटी। वो कमेटी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी, फिर वह सलाह देगी। इसका मतलब अगला जो वन नेशन इलेक्शन है ना 2029 में होने वाला था, एक साथ सारे चुनाव होते, 27-28 में होते, नहीं तो 29 में होते, जाकर जो अगला चुनाव होता सारे एक साथ होते, ठीक। वो पास ही नहीं हो पाया। पास क्यों नहीं हो पाया?
मोदी सरकार के कुछ 20 सांसद उनमें से गायब हो गए, 20 सांसद ही नहीं आए। ये देखिए गजब की बात है यार, उनके खुद के सांसद का टॉप मार के उन्होंने। मोदी सरकार ने पता क्या करा है, जो राजनीतिक दल हो ना उसके पास व्हीप जारी करने का एक अधिकार हो, उन्होंने व्हीप जारी कर दिया। और व्हीप जारी करके पूछा उनसे जवाब मांगा, बताओ नहीं तो संसद सदस्यता छीन जाएगी तुम्हारी। हमारी पार्टी होगी तुम मक्कारी करते हो, सही बात है। और यही किसी भी डेमोक्रेसी की खास बात हो, किसी भी लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी खास बात यही हो, आप कभी भी सहमति नहीं बना सकते। अंबेडकर के और नेहरू के बीच में कभी भी सहमति नहीं बनी, लेकिन दोनों ने मिलकर 3 साल तक काम करा। अंबेडकर का नाम सुना है? अंबेडकर और नेहरू की कभी भी सहमति नहीं है कुछ विचारों पर, दोनों हमेशा एक दूसरे से असहमत रहा करते थे, लेकिन फिर भी दोनों ने मिलकर, क्या जमाना रहा होगा उस टाइम। अंबेडकर साहब चुनाव हार गए थे, लोकसभा का 2 बार चुनाव लड़ा उन्होंने, बाद में 54-55 के आसपास। हाँ, जो दूसरी लोकसभा थी उसमें भी चुनाव लड़ा, और उन्होंने 52 में भी चुनाव लड़ा था, दोनों जगह हार गए। राज्यसभा में भेजा कांग्रेस ने, नेहरू ने उठाकर राज्यसभा में भेज दिया था उन्होंने। ये हो रिस्पेक्ट, देखो समझ गए। तो आज के राजनेता कहाँ, आजकल के राजनेता बात ही नहीं करते सीधे मुंह, ये नोटंकी इतनी चल रही वहाँ से, उसने उसका सिर फोड़ दिया, उसने इसका मार दिया। क्या कर रहा है संसद, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम बैठे संसद में? लात बजे खेल रहे दूसरे को, बता, हद कर दी यार। और उसका यहाँ से चोट लग गई ना, ये भी मैंने नोटंकी बात सीधा इसी मुझे भेज दिया है तेरी यार, ये चोट लगी यार। ऐसे कौन है भाई यार जो सीधा इसी में पहुंच जाएगा, कुछ भी क्या यार, वोट के लिए क्या क्या कर रहे लोग हैं। और राजनीति इतनी, राहुल गांधी उससे बड़ा नोटिंग की बात है, शर्ट ही बदल दी, नीली शर्ट पहन के चला जाता यार। क्या कौन सी पीस हो तुम्हें, पॉलिटिक्स कुछ भी करोगे है। और केजरीवाल उससे बड़ा तगड़ा, अगले दिन मीटिंग करके पता क्या करा, बताओ इन्होंने बाबा साहब का अपमान करा नहीं करा क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाले, पता क्या करा वहां से जाकर, बताओ इन्होंने, कसम खाओ बीजेपी वालों को कभी वोट नहीं देनी मतलब गजब की राजनीति चल रही पूरी। जो सीजन हो ना, मतलब आधा घंटा बैठ कर न्यूज देखो, मूड फ्रेश हो जा। देखिए कितनी बदतमीजी खिंडा, सारे राजनेता कितनी बदतमीजी खिंडाएंगे A to Z, आधा घंटा बैठ कर डेली देखो और क्या बकवास चेत रहे हैं, पता तो चलो तुम कि संविधान में क्या लिखा हुआ, कर क्या रहे हैं। ठीक है, फिर केजरीवाल तो चुनाव जीतना, तो केजरीवाल पता क्या कहता है, बताओ इन्होंने कहा नहीं कि नेताओं ने लोकसभा के अंदर कि जो चुनाव जीत का है कि हम अगर हमारी इतनी सीट आ गई तो 400 सीट आ गई तो संविधान बदलना नहीं बदलना, पहले कहा था ना इतनी रेड पीट रखी, पूरा मजा आ रहा है इलेक्शन देखने का। और अवध ओझा भी तो पार्टी चला गया है ना, कौन सी पटपड़गंज करके सीट हो गई है ना, जहां से चुनाव लड़े दिल्ली में, अवध ओझा वो भी तगड़ा आदमी। एक उम्र के बाद राजनीतिक चेतना जागृत हो ही जा, जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना उसके अंदर राजनीतिक चेतना जागी जा। याद रही ये बात, या सुनो ये संसद हमारे पास, सुनो ये हमारे पास लोकसभा होगी, सुनो ये राज्यसभा होगी, ये हमारे पास राष्ट्रपति होगी। ठीक है, ध्यान से सुना मेरी बात, बहुत गौर से समझना। अब सारा खेल राष्ट्रपति जी का, ये 543 बंदे बैठे हुए हैं यहाँ से, ये 245 बंदे बैठे हुए हैं यहाँ, इन्होंने बिल पास कर राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब उनके पास 3 रास्ते, या तो बिल पर साइन कर दो, साइन करने बोले स्वीकृति दे दो, स्वीकृति दे दो।
ठीक। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सका, अस्वीकार कर दो, इनका उठाओ ना भी लियो। डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह नाम सुना है? यानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, जो डाक विधेयक था ना, डाक विधेयक माथे में गांधी फेंक कट्ठा से नोरा करता नहीं साइन। सही बात, ऐसे भी राष्ट्रपति रहे, देख लो KR नारायण का नाम सुना तुमने? सीधा डायरेक्ट, इतना मस्त आदमी, गजब के आदमी, घर में साइन करता, जो करना कर लो। अच्छा, इंदिरा गांधी भी तकड़ी थी, वो पता क्या करती, करता नहीं दुख, मैं बताती हूँ, शक्ति ठाकुर बदल दी उसकी, राष्ट्रपति शक्ति ठाकुर बदल दी। तू मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। महिलाओं को अत्यंत शासन हो जाइए, फिर बता देश की हालत क्या होगी। याद रहिए बात, या सुनो, हेलो मेरी बात सुनो। लोकसभा, राज्यसभा, ये राष्ट्रपति जी हैं हमारे, इन्होंने कहा जो लोकसभा के, इन्होंने कोई बिल पास कर दिया, इन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पास, मौज ले हुआ नहीं वैसा। अभी बताया तुम हाल क्या हुआ, रिसेंटली क्या हुआ, 245 इन्होंने पास कर दिया, अब वो राष्ट्रपति के पास चला गया, इन्होंने स्वीकृति दी, तो 3 तरीके, या तो स्वीकृति दे देंगे, या साफ मना कर देंगे। इनके पास एक शक्ति हो जिसे हम वीटो पावर बोल रहे हैं, समझ बात क्या, बता ना तुम, जेबी वीटो, जेबी नाम, बहुत सारे वीटो उनके पास। कितने प्रकार के वीटो, 3 प्रकार के वीटो। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां, आगे बात करें, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं अभी है इसी तरह, समझ बात है। उसके बाद ये 3 रास्ते उसके पास, स्वीकृति देते या स्वीकृति देते, ये मतलब या कहते चलो इसमें संशोधन करके पुनर्विचार करना, सब बोलो पुनर्विचार, पुनर्विचार। मगर एक बार दोबारा सोच लो, राष्ट्रपति का एक बार दोबारा सोच लो, ऐसा हुआ कई बार, ठीक। वैसे राष्ट्रपति को ना हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हो, उन पर आरोप लगाकर उन्होंने कभी कभी यूँ कहा जा, ये राष्ट्रपति नहीं है, रबड़ की मोहर। नहीं जानते इसका मतलब क्या हो, राष्ट्रपति रबड़ की मोहर का मतलब राष्ट्रपति खुद का विवेक नहीं काम करता, वो प्रधानमंत्री परिषद की राह पर काम कर रहा। राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ कमजोर बना दिया गया, कई बार बताया जाए, क्यों? क्योंकि सारा खेल मंत्री परिषद की सिफारिश पर हो, और जो मंत्री परिषद की सिफारिश हो ना, मंत्री परिषद के अंदर जो हेड हो, वो मुखिया हो, वो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री फोन करके आराम से कह देंगे भाई चुपचाप साइन कर दिया अगर पद पर बने रहना तो। ठीक। अच्छा, ये 3 सत्ता किसके पास थी, राष्ट्रपति के, तीनों सत्ता राष्ट्रपति के पास थी। हेलो, 1950 से लेकर जब भारत का संविधान लागू हुआ था 1971 तक ये तीनों शक्तियां जो मैंने तुम्हें बोर्ड में बताई, ये तीनों शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास थी, ठीक। स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकार सकते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी, स्वीकार है या नहीं स्वीकार है, तो ये दूसरी भाषा में क्या पुनर्विचार के लिए भेज देंगे, जाओ उठाओ अपना बिल, ले जाओ उठाएगा। इंदिरा गांधी ने सोचा यार अगर कल को मैं कुछ करने लगी, 71 चल रहा है, 71 पर दबंग नेता, नेता तो नेता ही, इंदिरा गांधी की बायोग्राफी पढ़ी तब समझ में आया तुम क्या उसका व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व। इसलिए भारत के लोग डर गए, दूसरी कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी ना जान पूछ किसी ने हिम्मत नहीं करी, उन्होंने दिखा दिया महिलाओं में कितनी ताकत हो। लोग इसकी आलोचना करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक पॉजिटिव साइड भी है, आलोचना तो करने लायक है, उसे छोड़ दे, एक पक्ष है पूरा का पूरा, ठीक। इतने डर गए कंगना रनौत ने पिक्चर बनाई ना, वो भी बंद कर देना बात नहीं थी बिल्कुल भी। कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी नहीं हमारे देश में, सोचने वाली बात बनेगी। अच्छा इससे क्या पता लगा, पहले 1951 के समय, सुनो 1951 के समय केवल 24 महिलाएं थी लोकसभा में, आज 2024 में आ गए हम यार, 75 साल देश आजाद हो चुके, 75 महिला क्या कर रहे हैं मतलब हम कर क्या रहे हैं यार, ठीक। मंत्री परिषद में विधायक में देख लो, हमारे देश की वित्त मंत्री जो महिला बना रखी है, ये अच्छी बात है। अच्छा 50 से लेकर 71 तक की बात करो, राष्ट्रपति महिला, प्रधानमंत्री बना दो यार,
अच्छा एक बात बताओ, 50 से लेके 71 पता क्या होता करता था, ये तीनों ही शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास थी। ठीक, जब संविधान में संशोधन जाता था, लोकसभा ने बिल पास कर दिया, संविधान में संशोधन करके भेजा, क्योंकि इंदिरा गांधी के पास पूर्ण बहुमत था, पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा, 300 साढ़े 300 400 सीट थी उनके पास, 362 तो नहीं तुक्के में पास कर देते, 362 सीट तो चाहिए, 2/3 का मतलब क्या, 362 फूक मार के उड़ा दूंगे सर में, 362 ही तो, ये तो सारे मेरे पक्ष का, 400 बंदे उनके पक्ष में रहते हैं, ऐसे घंटे पिला के रखे थे ना, तो सही बात है, पहले सेट कर देती मामला रात तो रात। ठीक, 300 400 बंदे संविधान, तो इंदिरा गांधी ने कोई बिल पास करके भेजा, इंदिरा गांधी ने कहा चलो नेशनल इमरजेंसी पास कर दो, राष्ट्रीय पथकाल लगाओ देश में, अगले साल चुनाव जीत होने वाला, और इंदिरा गांधी को पक्का पता, वह पक्का हारेगी, अगले साल चुनाव होने वाला ना, इंदिरा गांधी को पक्का पता, पूर्ण विश्वास हारेगी, पता क्या करी, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दो, राज्यसभा कार्य, क्योंकि लोक इमरजेंसी लग जाएगी, 1 साल आगे एक्सटेंड कर देंगे, उसे बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे, तो 362 के आसपास सीट चाहिए, यहाँ पास करके भेज दो ना, यहाँ पास करके भेज दिया, राष्ट्रपति ने कहा ना मैं नहीं साइन करता। अच्छा अच्छा, इसकी कर उसका अपने सचिव बोले, इधर सचिव सचिव मतलब IAS अधिकारी सारे जैसे, सही बात, इधर संविधान पूरा नहीं पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा संविधान जी, मैडम पूरा पढ़ा था, जब तुझे पता है राष्ट्रपति साइन नहीं करने का, तुझे पता था यहाँ अड़चन आ सके, ठीक जी सॉरी मैम सॉरी, तो इसे लिख के क्यों लेगा, दोबारा ले जाकर बेइज्जती करवा दी बाहर जाकर, फिर मीडिया के सामने जाकर बोल रहे कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम ऐसा कोई बदलाव नहीं करना चाह रहे बिल्कुल भी, मीडिया में जाकर, बाद में जाकर पता चला सबसे पहले एक काम करेंगे, पहले इसकी अड़चने पैदा करें उसे हटाया रास्ते में। 1971 में जाकर ना, तो सुन लो तो कितनी तेजी देख तो ले, 71 का समय इमरजेंसी लगी 75 में, 4 साल पहले, सुन तो लो 4 साल पहले इंदिरा गांधी को आभास हो गया था वो वक्का जो करने वाली, समझ आई बात यार। उसने कहा मैं जब भी संविधान में संशोधन करके भेजूं, जब भी, ठीक, जो राष्ट्रपति संविधान में अगर मैंने संशोधन कर दिया, हाँ भी कर दिया, हाँ भी कर दिया, यूं नहीं है तुम ना काट दोगे या पुनर्विचार के लिए भेज दो, अनुमति करनी पड़ेगी, अब तो साइन करो, सब बता दिया उसने। ठीक, बड़ा डेंजरस हुआ। उसने कहा मैडम कौन से नंबर का संविधान में संशोधन चल रहा है, उसने कहा 24वां संविधान संशोधन, कितना 24वां, हो रहा कभी हो 1971 में। बताओ राष्ट्रपति की शक्ति कमजोर बना दिया, नहीं बना दिया, किसने बनाया, गजब गजब की प्रावधान। ठीक, तो राष्ट्रपति अब जब संविधान संशोधन विधेयक पर, हेलो, जितने भी संविधान संशोधन विधेयक होंगे उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति को अनिवार्य बना दिया गया। अब तो बेटा साइन करने ही पड़ेंगे, सही बात है। वो तो बार बार कहा था संविधान ने ताकत दे रखी, कुछ भी, उसने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा संविधान ने मुझे भी ताकत दे रखी, भूल गया, देखो। ठीक, इनकार कर सकते हैं ना, तो जब भी संविधान संशोधन विधेयक के जहां पास जाएगा ना, साइन करने पड़ेंगे, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता। ठीक, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई। अभी संविधान में संशोधन की 2 प्राकी दिया, 2 प्रोसीजर, कितने, ये इससे सवाल आना तय है, जो सेक्शन इस टाइम तुम समझ रहे ना, सिविल सर्विस में इसमें सवाल आना तय है। अनुच्छेद 368 को लेकर सवाल पूछा गया, इसलिए मैंने स्पीड धीमी कर रखी, समझ नहीं बात है। अब मैं यहां से हटा रहा हूं, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को यूज करना, तो 2 प्रक्रिया, मतलब अगर संविधान में संशोधन करना उसकी 2 प्रक्रिया, एक तो सामान्य विधि, ठीक, और एक दूसरे हमारे संविधान संशोधन विधि। तो 2 विधियां हमारे पास, एक तो सामान्य विधि, एक संविधान संशोधन विधि। यादों के झरोकों से अक्सर मैं तुमको न्यारा करता हूँ। एक मूवी आई वनवास, जरूर देखना चाहिए, सब देखना है, टू जेड, या हॉल में चलो देखने, हॉल में चलो देखने, चलो नहीं, मैं 12th क्लास के बच्चों को लेगा था, मजा नहीं करता। एक मूवी आई वनवास, जरूर देखना, वनवास। क्या होगा, बात तो करो, पढ़ लो यार, कहाँ जाए 2-4 अक्षर। संविधान, 1 मिनट, प्रोग्रेस, 1 घंटा हो, चलो बात ना करो। ठीक, अब मुझे पूरी संविधान में, हेलो,
संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, उसकी दो विधि है। पहली विधि संविधान संशोधन विधि, दूसरी विधि सामान्य विधि। तो कितनी विधियाँ? दो विधियाँ। तो सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि, ये दोनों विधि मुझे कल समझनी, ठीक। और आज शाम को क्लास चलेगी हिंदी की, समझ गए? हाँ, और क्या थी, इसे पढ़ो बस। मैं अभी ना सारा डेटा लिख दूंगा पहले ही, बस तुम्हें समझना समझ